पहला आर्टिकल है श्रीलंका एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि श्रीलंका ने भारत और पेरिस क्लब के साथ में जो इसका एग्रीमेंट था उससे रिलेटेड ही ट्रीटमेंट प्लान ले रही है। क्योंकि श्रीलंका, देखो श्रीलंका की स्थिति वैसे ख़राब है, उसने पेरिस क्लब और भारत जैसे देशों, भारत और चाइना वगैरह से लोन लेता ही रहता है वैसे तो अभी भारत और पेरिस क्लब से इन्होंने लोन लिया होगा, उसमें चुकाने की पास है नहीं, तो कुछ प्लान वगैरह बना रहे हैं। तो ये न्यूज़ अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि पेरिस क्लब क्या है। देखो पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशन का, लोन देने वाले देशों का इनफॉर्मल ग्रुप है जो उन देशों को लोन देता है जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो। बाद में साथ साथ में ये ऑब्जेक्टिव है कि उन देशों की सॉल्यूशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। ये इसके 22 मेंबर है टोटल स्थायी मेंबर की बात करें तो 22 है, और मोस्ट ऑफ इसके मेंबर है वो वेस्टर्न कंट्री है, USA, UK, ये सब इसके मेंबर है। इसके साथ साथ रसिया मेंबर है। अपनी जानने लायक बात है कि पेरिस क्लब क्या है, तो पेरिस क्लब इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशन का, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना प्रॉब्लम, ठीक है। मेंबर टोटल 22 मेंबर है परमानेंट। उसके अलावा क्या इंडिया मेंबर है? नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है। क्या चाइना मेंबर है? चाइना मेंबर नहीं है। रसिया मेंबर है? यस, रसिया मेंबर है। ये चीज़ें क्वेश्चन बन सकती है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना नहीं है, रसिया मेंबर है। चाइना उनकी थोड़ी टेंशन चलती रहती है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था जानने लायक। इसके साथ साथ एक बार आप लंदन ग्रुप के बारे में भी जान लो। लंदन ग्रुप इधर डालते हैं पेरिस ग्रुप, दोनों में कंपेरिजन। तो पेरिस ग्रुप है, उसमें नेशंस यानी राष्ट्र, जो देश है ना नेशंस, वो लोन देते हैं। और लंदन ग्रुप यहाँ पर बैंक लोन देने का काम करती है। वहाँ पर राष्ट्र देश लोन दे रहे हैं, यहाँ पे बैंक लोन देती है। इसके जो क्लाइंट है कोई भी देश हो सकता है, मोस्ट ऑफ भी अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन देते हैं। इसका भी कोई भी हो सकता है, बस ये मोस्ट ऑफ देती है लैटिन अमेरिकन कंट्री को लोन देती है। ये इसके बारे में, ये साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, बट ये बैंक के इतना है नहीं, ठीक है। ये पूरा इसके बारे में न्यूज़ थी। हिंदी मीडियम। पेरिस क्लब क्या है? ये अनौपचारिक समूह है, ऋण देने वाले देशों का एक अनौपचारिक समूह है। 22 इसकी स्थायी कंट्री, जो 22 कंट्री इसके स्थायी मेंबर है, मतलब सदस्य है। इसमें US, UK, जापान इसके मेंबर है, साथ ही साथ रूस भी है। भारत नहीं है और चीन भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। भारत और जापान ने बात भी करी थी कि ये जो लोन देते हैं उसमें कुछ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये अभी GDP का Q2 का डेटा रिलीज़ किया है, जिसमें GDP कितनी रहेगी इससे रिलेटेड है। तो ये देखो, एक बार आप देख लेना, जब आप एग्ज़ाम हो उससे पहले फाइनल डेटा आता है, वो देख लेना। बट बार बार ये डेटा आता है क्वार्टरली, तो ये इतना फोकस करना भी मत, क्योंकि UPSC क्वार्टरली डेटाबेस बहुत कम क्वेश्चन पूछती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16 फाइनेंस कमीशन। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू किसी 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड टर्म्स एंड को जो रेफरेंस थी उसको अप्रूव कर दिया गया। तो सबसे पहले अपन फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, और फिर 16 जो कमीशन है उसके बारे में, 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्नमेंट की। ये देखो, प्रीलिम में भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, UPSC प्री में भी पूछ सकती है, साथ ही साथ मेंस में भी पूछ सकती है। मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेडरलिज्म से, फिजिकल फेडरलिज्म में इसका इंपॉर्टेंस है काफ़ी, और फेडरलिज्म से संबंधित पूछ सकती है। इसके अलावा भी ये भी पूछ सकती है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। उसके बाद उसे क्लोज कर दिया जाता है, 5 साल के लिए एक बार बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसने काम किया, रेफरेंस दिया, उसके बाद में इसे क्लोज कर दिया जाता है। तो UPSC पूछ सकती है कि इसे परमानेंट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका, जो फाइनेंस कमीशन ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, संविधान में जिसका मेंशन होता है, संवैधानिक बॉडी होती है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है, या स्टेचरी बॉडी कौन सी होती है, जिसे एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है।
कैसे है, इसका आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है। संविधान के आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। किसकी सिफारिश पर या किसकी एडवाइस पर? एडवाइस होगी मंत्रिपरिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर हर 5 साल में एक बार भारत का राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि 5 साल में एक बार भारत का राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एक बार फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। फाइनेंस कमीशन एक बार गठन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में सिफारिश देगी किस प्रकार का टैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसका, और जो भी है उसको फाइनल करके फिर वापस इसे क्लोज कर दिया जाएगा। इसके काम क्या क्या होंगे? इसके काम ये है, देखो यहाँ पे काम भी लिखा गया है। ये पहले तो मूल्यांकन करेगी, सेंट्रल और स्टेट इनके बीच में जो फाइनेंस है ना, वित्त, उसका मूल्यांकन करेगी किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके बाद में ये सिफारिश देगी, रिकमेंडेशन। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या फाइनेंस कमीशन की द्वारा जो एडवाइस दी जाती है, सिफारिश से दी जाती एडवाइस दी जाती, उसी गवर्नमेंट को मानना जरूरी है? नहीं, वो ओनली सिफारिश देती है, सलाह देती है। आप मानो ना मानो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जिसे रिकमेंडेशन देती है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, पहले सेंट्रल स्टेट के बीच में ऐसे, फिर स्टेट के बीच में भी होता है। पहले तो ऊपर सेंट्रल ऊपर है, स्टेट ऊपर है, फिर स्टेट के बीच में यूपी को कितना मिलेगा, केंद्र सरकार को कितना पैसे मिलेंगे, स्टेट को कितना मिलेगा, फिर तो स्टेट को दे दिया गया, उसमें यूपी को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा। तो ऐसे ऊपर से नीचे भी और फिर ऐसे भी दोनों तरफ से भी ये रिकमेंडेशन देकर किस प्रकार के टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल स्टेट और स्टेट के बीच में किस प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया जाता है। साथ ही साथ में जो स्टेट का टैक्स है उसे किस प्रकार से सेंटर को दिया जाता है, कितने परसेंटेज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस प्रकार की भी बातें इनके द्वारा सलाह दी जाती है। अब अपन जान लेते हैं ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं ना, इसमें क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जब बनाया जाता है तो उससे पहले उसको दिया जाता है सिफारिश से केंद्र सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट के माध्यम से। मतलब प्रेसिडेंट सिफारिश करता है या सलाह देता है, एडवाइस देता है, मतलब वो माननी भी होती है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, मोस्टली उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। जो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपको इस हिसाब से काम करना है, तो उस हिसाब से। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या बोला जाता है कि आप ये जो बना रहे हो फाइनेंस कमीशन, हमें जो आखिरी में सिफारिश दोगे उसमें किस किस चीज़ों को कंसीडर करके रखना है। जैसे 15 की आप बात करूँ, उसमें कितना वेट दिया था, जैसे कि पॉपुलेशन है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, उसको वेटेज देना होता है। फिर उसमें इसका एरिया कितना है, उस स्टेट का एरिया कितना, उसको कितना वेट देना है। फिर वहाँ पे जो जंगल होता है ना, फॉरेस्ट, उसको कितना वेटेज देना है। फिर उसने रिफॉर्म कितने लिए, उसको कितना वेटेज दिया है। उसका टैक्स कलेक्शन क्या क्या सिस्टम, उसको कितना वेटेज दिया है। इन सब को क्या कितना वेट देना है और इन चीज़ को क्या क्या प्रेफरेंस में रखना है, इन सब के बारे में एक पहले से बता दिया जाता है किन किन चीज़ों को कंसीडर करना है। इसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस का। जैसे 2015 की बात हुई थी, उसमें जो अपने सदर्न स्टेट है ना, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहा था कि पॉपुलेशन है ना, उसको भी आप कंसीडर करो। तो यूपी स्टेट है, यूपी बिहार, इनकी पॉपुलेशन अधिक है, और जो सदर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि पॉपुलेशन पे काम किया। अगर इनको ज़्यादा दिए दिया तो पैसे इनको ज़्यादा मिलेंगे, सदर्न स्टेट को कम मिलेंगे, तो इन्होंने विरोध भी किया था। तो यही होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन बनता है। 2020 में ये ख़त्म होने वाला था जो 15 था, बट क्या हुआ था जो 14 था वो, बट कोविड की वजह से 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। मोस्टली 5 साल का होता है, बट कभी कभार आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी में 6 साल का भी कर दिया, कभी भी कितना भी बढ़ा सकते हो। वैसे कोई वो ऐसा है नहीं ऑब्वियस, तो 6 साल का कर दिया गया था। अब ये हो रहा है 2026 में ख़त्म, 2026 में ख़त्म हो रहा है, तब से स्टार्ट होगा 16 फाइनेंस कमीशन। तो अभी इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा, फिर इसका गठन किया जाएगा, फिर वो सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर फाइनली अपनी रिकमेंडेशन देंगे 2025 में, 2025 में, और बाद में उस पर अमल किया जाएगा, और फाइनली वो बन जाएगा 26 में स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था। ये 16वां वित्त आयोग 2025 में अपनी कार्य 5 साल पूरा कर लेगा।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या काम करना उसके रिलेटेड है। वित्त आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक निकाय है, इस राजकोषीय संघबोध के संतुलन चक्र के रूप में देखता है, ये बता ही दिया गया था आपको। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। इसके अकॉर्डिंग सुझाव देगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। एक संवैधानिक निकाय है। जिम्मेदारी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये फाइनेंस की बात करता है केंद्र, और उसका मूल्यांकन भी कार्य करता है, सिफारिशें भी देता है, उसको मानना नहीं मानना केंद्र की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। टैक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये वितरण का कार्य करता है। इसके कार्य क्या क्या है, परामर्श देने का इसके कार्य है। ये सारा इसके बारे में था। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी मैंने बता ही दिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किस किस चीज़ों को प्रायोरिटी वगैरह देंगे, ये सारा इसके बारे में था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मणिपुर स्टेट साइन पीस एग्रीमेंट विथ UNLF। न्यूज़ में इसीलिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार, यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस किया है कि पीस एग्रीमेंट किया जा रहा है। किसके साथ में, मेती जनजाति है, उनका एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है UNLF, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट मणिपुर में, उनके साथ में पीस एग्रीमेंट किया जा रहा है। इसीलिए ये न्यूज़ में। तो इसे डिटेल में एक बार जान लेते हैं। मणिपुर के बारे में तो आप सब जानते हो, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें चलती रहती हैं। तो आपको एक बार समझना है कि वहाँ पे इश्यू है क्या। दरअसल मणिपुर में है ना, एक तो है मेतई जनजाति, मेतई, और दूसरी है नागा बोलो या फिर कुकी, नागा कुकी, ऊपर है मेतई। ये नागा कुकी है वो शेड्यूल ट्राइब में आती है, जबकि मेतई है उनको ऐसे कुछ खास अधिकार दिए नहीं गए हैं। अब मेतई को इस चीज़ से दिक्कत है कि जो नागा कुकी है उसको तो आपने अच्छे से अधिकार दिए गए, इसका फ़ायदा भी ये उठाते हैं, काफ़ी ये आगे भी बढ़ गए, इससे इस चीज़ को लेके ये आगे बढ़ गए। ये लोग रहते हैं वैली में, रहते हैं, वैली रीजन है वहाँ पे, और ये लोग रहते हैं हिल पे। मेतई के अकॉर्डिंग इनको ये आगे बढ़ गए हैं, इनको काफ़ी अधिकार भी दिए जाए। हिल से आते हैं, अटैक करके वापस चले जाते हैं, तो इसी मेतई परेशान है। जब आज़ादी हुई थी, हमने जो फ्रीडम फाइटर लड़े थे, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद से ही मेतई जनजाति जो है ना, वो नहीं चाहते थे, इसमें कुछ मेतई में से कुछ ग्रुप है वो नहीं चाहते थे कि जो मणिपुर है वो भारत के साथ मिले। ये चाहते थे कि मणिपुर एक अलग राष्ट्र बने, भारत में अगर हो गया तो हमारे साथ में गलत हो जाएगा, ऐसा इनके मन में पहले से था। बट वहाँ तब तो वैसे कैसे करके भारत में जोड़ दिया गया और चलता रहा। फिर इन्होंने सेपरेटिस्ट की मांग बढ़ती गई, आगे बढ़ता गया था। फिर इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए थे, 19 दशक में भी अलग अलग ग्रुप बनाए थे। फाइनल में इनका एक ग्रुप बना, कौन सा, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, UNLF, इसका एक ग्रुप बना। अब UNLF ग्रुप है ना, उसका 2021 में ये टूट गया, क्योंकि इनके जो पुराने लीडर थे वो तो मर गए। मरने के बाद में इनमें डिवाइडेशन आया, क्योंकि अलग अलग इनकी सोच बदलने लगी। इनके कुछ लीडर थे वो चाहते थे कि ये भारत में मिला रहे और एक अलग स्टेट हो मेतई के लिए, और अलग स्टेट होने के साथ साथ में इनको और भी अधिक, जैसे उनका खुद का फ्लैग हो, और भी अधिक इनको सम्मान दिया जाए, इनकी मांगें पूरी की जाए। तो इसलिए UNLF है ना, उसके 2 धड़े हो गए। इसके UNLF के 2 धड़े हो गए। 2 धड़े क्यों हुए, क्योंकि उनकी डिमांडें अलग थी। अब 2 धड़े कौन कौन से हुई, एक तो बन गया धड़ा जो था ना, जो एक फैक्शन बोलो, वो बन गया था कोईरंग चेयरमैन, कोईरंग। और दूसरा जो धड़ा था इनका, या फिर फैक्शन बोलो, फ्रंट बोलो, सेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, वो था पेम्बई चेयरमैन, पेम्बई। ये कोईरंग, ये पेम्बई, पी से याद रखना पेम्बई और के से याद रखना कोईरंग। अब ये पेम्बई क्या चाहता था और कोईरंग क्या चाहता, कोईरंग चाहता था कि भारत के साथ में कोई डील ना हो, भारत से अलग नेशंस बनना चाहिए, ये शांति वार्ता जो पीस प्रोसेस थे उसके भी खिलाफ थे। और जो पेम्बई थे ना, वो भारत में रहना चाहते थे, और इसके अलावा एक सेपरेट स्टेट हो और कुछ इनको और अधिकार दिए जाए, इसके पक्ष में था। और ये पीस में डील करना चाहता था, पीस, भारत के साथ में पीस बनाए रखना चाहता था। और अभी जो पीस हुई थी वो इन्होंने ही की है, पेम्बई ने की है। इन्होंने UNFL के जो पेम्बई ग्रुप है उन्होंने ही पीस एग्रीमेंट जो किस के बीच में हुआ, इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और पेम्बई ग्रुप के बीच में हुई है। ये पूरा इसके बारे में था। अब जो इसकी मांग थी ना, वो मांग पूरी नहीं हो रही है। मांग क्यों नहीं की, जो ये ग्रुप है ना, ये बार बार बीच में टांग अड़ा रहा है।
ये नहीं चाहता कि ये सेक्शन है इसके साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्रीमेंट करके आगे बढ़े। अब जो यूएनएलएफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फंड, तो इनके जो फाउंडेशन जो बनाया गया था इसको 1964 में बना था, क्योंकि भारत के साथ में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए 1964 में इन्होंने ही बनाया। और जो वैली में बहुत सारे ग्रुप बने थे, उसमें सबसे पहला ग्रुप था ना वो यूएनएलएफ ही था। वैली रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अब इसके साथ दिक्कत क्या थी, देखो इनको दबाने की कोशिश तो बहुत की गई थी, लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया गया, दबाया नहीं गया। इसका रीज़न क्या था, ये दरअसल क्या था, इंडिया की बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, ये क्या करते थे, यहाँ पे गतिविधि करी, एक्टिविटी करी और भाग गए म्यांमार में। तो इनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करके भी इनका जो विरोध प्रदर्शन था उनको ख़त्म नहीं कर सकती थी। ये जो गतिविधियाँ करते, आतंकवादी गतिविधियाँ करते, परेशान करते लोगों को। और इनका मेन काम क्या था, यहाँ पे तो गोल्डन ट्रायंगल है ही, तो ड्रग्स वगैरह के सप्लाई वगैरह करके इनके पास फंड भी बहुत था, चाइना इधर से सपोर्ट करता था। तो इस प्रकार से इन्हें पूरा पीसफुल प्रोसेस में नहीं, ना तो इनके साथ पीस कर सकते थे ना इनको दबा सकते थे, इस प्रकार की स्थिति थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ये पीसफुल प्रोसेस करना चाहते हैं और इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था इसके बारे में, ये पूरा इसी के बारे में लिखा गया है। कब ये बना था, 1964 में बना था, ओल्डेस्ट वैली में है, ऑपरेशन करके फिर भाग जाते हैं वहाँ पे, ये सब इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मुल्ला पेरियार डैम केस के बारे में। देखो ये काफ़ी, ये इसके बारे में बार बार न्यूज़ आती रहती है। जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, ये केरल और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में काफ़ी सीरियस इशू बन चुका है। इस पर बार बार न्यूज़ आती रहेगी, तो आपको न्यूज़ तो फॉलो करनी ही नहीं है, क्योंकि न्यूज़ तो थोड़ी चीज़ के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक स्थिति बिगड़ गई तो भी न्यूज़ आ गई। आपको मेन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में जानना है, कौन सी रिवर पर है वो जानना है, कौन सी राज्यों के बीच में वो जानना है। और जो भी मेंस में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है, डायरेक्ट ये बन सकता है कि वाटर से रिलेटेड, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर स्टेट के बीच में जो वाटर से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती है उस पर इनडायरेक्ट या डायरेक्टली स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे आप एज ए केस स्टडी की बात कर सकते हो, या फिर एज ए पॉइंट के रूप में इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जान लेते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, एक बार लोकेशन के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। तो ये है तमिलनाडु और ये है केरल। ठीक है, अब यहाँ पर है मुल्ला पेरियार डैम। एक पेरियार रिवर किसके बारे में सब जानते होंगे, केरल की सबसे बड़ी रिवर है, केरल की सबसे बड़ी रिवर है मुल्ला पेरियार। और एक आती मुल्ला, दोनों रिवर के जहाँ पर जुड़ती है, संगम होता है, वहाँ पर है मुल्ला पेरियार डैम। अब जो इसे बनाया गया था ना, वो बनाया गया था त्रावणकोर के किंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, काफ़ी पुराना बनाया त्रावणकोर के किंग के द्वारा, और बनाकर इसे तमिलनाडु को तब इसे गिफ्ट कर दिया था, लीज पर दे दिया गया था, गिफ्ट नहीं लीज पर दे दिया गया था। कितने साल के लिए लीज पर दिया गया था, इसे 999 सालों के लिए इसे लीज पर दे दिया गया था। 999 सालों का इसका यूज़ तमिलनाडु करेगा। बाद में तमिलनाडु ने क्या किया, यहाँ पे डैम बना लिया। डैम तो पहले बना हुआ था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और इसका जो वाटर था उसको तमिलनाडु की दूसरी रिवर्स के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में भेजना स्टार्ट कर दिया। अब 2014 में पहले इश्यू था ही, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें 140 फीट तक वाटर होना चाहिए। ठीक है, और केरल था वो उसके विरोध में। केरल का ऑब्जेक्शन क्या है, केरल क्या चाहता है, केरल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले तो जो ये एग्रीमेंट हुआ था ना, वही वैलिड नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था राजा किंग के बीच में, त्रावणकोर के राजा के बीच में, और उस टाइम में तमिलनाडु के बीच में हुआ था। तो हमारी तो कोई गलती है नहीं, वो तो पहले माना ही नहीं जाना चाहिए। उस टाइम तो अंग्रेजों ने कहीं ऐसे एग्रीमेंट करे हैं, तो उसको भारत थोड़ी फॉलो करेगा। तो ऐसे उस टाइम के एग्रीमेंट को पहले हम फॉलो करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। दूसरी इसकी केरल की और दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि देखो इस पर 140 फीट पानी का वो मांग कर रहा है, कौन, तमिलनाडु और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बोला है। केरल चाहता है कि ये काफ़ी पुराना डैम है, उस पर 139 फीट से कम पानी रखो, इससे ज़्यादा पानी तो पुराना डैम है, टूट गया तो पूरी नुकसान होगा, वो केरल गवर्नमेंट के यानी केरल के लोगों का होगा। इसलिए केरल इसके सख्त विरोध में, यही मेन इश्यू चल रहा है इससे रिलेटेड। तो मुल्ला पेरियार डैम में यही था कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ लोकेटेड है, केरल में लोकेटेड है। इसका देखो केरल में तो है, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है, मतलब चला कौन रहा है, इसका संचालन कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो इसका मैनेजमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है।
ऐसा कैसे? क्योंकि इसको लीज में दिया गया था और अभी मैनेजमेंट कर रही है, इसके वाटर का यूज़ कर रही है। ये पूरा इसके बारे में था और इसके पूरे आर्टिकल में लिखा भी यही है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस बांध को केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, संचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग तमिलनाडु गवर्नमेंट निचले जो पेरियार रिवर है वहाँ पे दूसरी रिवर के माध्यम से करता है। और 142 सॉरी मैंने 140 बोला था, 140 फीट के रखने की बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट, और ये 139 फीट पर अड़े हुए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। और ये अपने न्यूज़ में था ना, अभी न्यूज़ में ये भी था ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसने आकलन किया था। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें, ये किसके अंतर्गत आता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग आता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सोच लोगे तो यार ये किस में आ सकता है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में आ सकता है, तो ऐसे अलग अलग जा सकते हो। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं यार, ऐसे तो कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्फ्यूज़ कर सकती है। रियल एग्जाम में लिटरली कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये याद कर रखना, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ना वो इसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इंग्लिश में आप देख लो, सर्वे ऑफ इंडिया है, आता है मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काम क्या करता है? ये मैपिंग करता है और मैपिंग और सर्वे से रिलेटेड कार्य करता है। दो चीज़ याद रह जाएगी, सर्वे और ये किसके अंतर्गत है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सर्वे करता है और मैपिंग से रिलेटेड काम करता है। मुल्ला पेरियार डैम 1886 में बना था और तब वहाँ पे वो पट्टा बना था, उसके अंदर 999 साल के लिए लीज पे दिया गया था। ये सब इसके बारे में। हाँ, लास्ट आर्टिकल है हमारा, वो है नेपाल में अभी अलाउ कर दिया गया है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। इससे आप मेंस में अच्छे से कोट कर सकते हो। मेंस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सेम सेक्स मैरिज वगैरह पे। प्रीलिम में तो इतना खास में, प्रीलिम में भारत में क्या इसका स्टेटस है, इससे रिलेटेड कुछ बन सकता है। तो भारत में देखो फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भारत में फंडामेंटल राइट तो है नहीं सेम सेक्स मैरिज, तो इसे एक लीगल राइट की तरह है, तो करो तो फंडामेंटल राइट की इसकी मांग कर नहीं सकते हो। अब इसमें नेपाल में क्या दिया गया? नेपाल में यही है कि 2023 में नेपाल ऐसा पहला एशिया का देश बन गया समलैंगिक विवाह को मंजूरी की, और दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का पहला देश बन गया नेपाल जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया। ये पूरा इसके बारे में दिया गया, तो इतना अपने लिए महत्वपूर्ण है नहीं। भारत में इसका क्या स्टेटस है? भारत में एक नॉर्मल, एक जो सेम सेक्स, एक लिंग में दो पर्सन आपस में विवाह करते हैं उसे सेम सेक्स विवाह के रूप में ये परिभाषित है। और कोर्ट का फैसला है कि नॉर्मल विवाह की तरह है, इसका अयोग्य भी अधिकार, आप उसको इलीगल भी नहीं बोल सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट की तरह भी नहीं है। बस यही है। अब मेंस और प्रीलिम में इतना ही बन सकता है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।